नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे। तो विल रॉजर्स का ये कोट है, तो जिसमें ये बात कर रहे हैं कि जो कल बीत चुका है, ठीक है, तो उसका जो लोड है ना, जो भार है, जो आपने कल किया, जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है, उसका प्रभाव जो है उसको अगले दिन तक मत लेकर आओ। नया दिन आया है तो नई तरीके से जियो और आगे बढ़ो। और जो पुरानी बात है ना, उसको पीछे छोड़ दो। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी सिंपल सा ऐसा ही फंडा लेकर चलते हैं। एक कंसेप्ट बोलते हैं, एक बात बोलते हैं, रात गई बात गई। ओके, तो मतलब कि जो पीछे है उसको पीछे रहने दो, जो अच्छी बातें हैं उसको आगे लेकर आओ, जो एक बर्डन बन रही है ना उसको पीछे छोड़ दो। और अपने दिमाग में उन किसी भी चीज़ों को यहाँ पर मत बैठाओ जो लोड बढ़ा देंगी और आपको काम नहीं करने देगी। ओके, तो जब तक आप ऐसे चलोगे तो आप प्रेजेंट में नहीं जियोगे, आप प्रेजेंट को भूल जाओगे और पीछे की ओर जो है ना उधर ही आपका माइंड जो है चलता जाएगा। तो इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। जब भी सुबह उठते हो तो बस अपना फ्रेश माइंड रखना है, नया पॉजिटिव थॉट लेकर आना है, उसकी ओर आगे बढ़ना है और ज़िंदगी को अच्छे अच्छे से जीना है। तो चलिए अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। तो कोर्स से शुरुआत होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन होता है, फिर फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाली तक जितने पेजेस हैं, तो इसमें से जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी जिसका कि आपको जनरल नॉलेज के पर्पज़ पर भी आपको पता होना चाहिए, तो उन सभी न्यूज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और फिर आता है शीशे के सामने 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं। उसके बाद एक इकोनॉमी का कंसेप्ट डिस्कस होता है, फिर बाद में एक मैप को आपने आइडेंटिफाई करना होता है, और लास्ट में होता है जो पिछला नक्शा हमने यहाँ पर डिस्कस किया होता है, उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस की जाती है। और अपनी ओर से एक लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, जो कि आगे भी जो बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है ऐसी वीडियोस की, तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। तो अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ पर आप जाकर जो है टेलीग्राम चैनल जो उसको ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर जो है पीडीएफ अवेलेबल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के साथ। तो पहले एडिटोरियल में बात कर रहे हैं, दे आल्सो सर्व स्टॉक्स दैट फॉल, दे वॉर्न इन्वेस्टर्स टू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियोज। तो देखो, अभी स्टॉक मार्केट में हाल ही में आपने देखा होगा, मैंने डेली न्यूज़ में भी मैंने डिस्कस किया है कि कभी जो है उछाल आ जाता है मार्केट में, कभी जो है डाउनफॉल आ जाता है। तो अभी कुछ ही दिन पहले काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल लिया। तो 10,000 करोड़ की ये राशि थी, जिसको कि इतना पैसा इन्वेस्टर्स ने निकाल कर यूएस की यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड यील्ड जो था ना वो ज़्यादा निकल कर आ रहा था। मतलब कि जो वो बॉन्ड वहाँ पर खरीदते थे, जो इन्वेस्टर्स वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर बॉन्ड यील्ड ज़्यादा था, मतलब रिटर्न ज़्यादा मिल रहा था इनको। तो उसके तहत ही यहाँ पर ये आर्टिकल है, और भी काफ़ी बातें जो है यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अभी जो हमारा स्टॉक मार्केट्स हैं, ओके, जैसे हमारी अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लो, तो अगर ओवरऑल हम पूरा सिनेरियो भी देखें पूरे एशिया के मार्केट का भी, तो उसी तरीके से अगर बात करते तो अभी ये वोलाटाइल होनी शुरू होगी, मतलब कि इनमें अभी परिवर्तन आना शुरू हो गया है। तो इसको हम अच्छी अच्छी निशानी के तौर पर हम देखते हैं, अच्छी बात है। और दूसरी बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि सिर्फ इसलिए हम यहाँ पर अच्छा नहीं कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं तो उनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पैसा बना सकें यहाँ पर आके। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स मतलब कि जिनको मार्केट की अच्छी खासी समझ है कि कौन सी कंपनी या कहाँ पर हमने इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ पर हमें फ़ायदा होगा और कहाँ पर हमें कितना मार्जिन मिलेगा। ओके, मतलब कि वो होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर जिनको अच्छी खासी समझ है पूरी मार्केट की। अगर भारत की मार्केट की बात करें तो उसकी भी अच्छी खासी वो समझ रख रहे हैं। और यहाँ पर अगर ये बात बोली गई कि स्टॉक मार्केट्स में परिवर्तन आ रहा है, तो अच्छी यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के मायने में ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की भी। ओके, तो रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब कि अगर आप अपने दम पर कहीं पर इन्वेस्ट करना जा रहे हो तो आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, तो आपको रिटेल इन्वेस्टर भी कहा जा सकता है और नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी कहा जा सकता है। ओके, मतलब कि आपका प्रोफेशन नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करना, लेकिन आप करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है, तो देखो देखी जो है मैं भी यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ और मुझे जो है ना अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे, जैसे स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसी तरीके से जो है रिटेल जो इन्वेस्टर होता है, रिटेल इन्वेस्टर को भी एक तरीके का सिग्नल जाता है कि वो भी जो है ना अपने स्टॉक्स को जो है ना वो ऊपर लेकर जाए।
तो वहाँ पर उसके मन में भी यही चीज़ आती है कि मेरा स्टॉक जो है, जो मैं अगर यहाँ पर कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मेरा भी रिटर्न ज़्यादा बढ़े। तो जैसे बच्चों की यहाँ पर बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, तो अगर उसी तरीके से जैसे वहाँ पर हीलियम के जो गुब्बारे फुलाए जाते हैं ना, हीलियम गैस भरकर, तो वो ऊपर की ओर उछलते हैं। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट का भी जो ना नज़ारा दिखता है एक इन्वेस्टर को कि देखो बहुत ऊपर उछाल जा रहा है। जैसे सेंसेक्स की मैं बात करूँ, सेंसेक्स इंडेक्स है हमारा, निफ्टी इंडेक्स है। तो इस इंडेक्सेस में जब उछाल आता है ना, जितने भी पॉइंट्स बढ़ता है, तो उस हिसाब से ये चीज़, इस इंटेंशन से ये चीज़ पता चलती है कि कितना यहाँ पर पैसा जो है इन्वेस्ट हो रहा है इन्वेस्टर्स की ओर से अलग अलग कंपनीज में। ओके, तो निफ्टी में जो होता है, निफ्टी में टोटल 50 कंपनीज ऐड होती हैं। ओके, तो जो सेंसेक्स होता है उसमें 30 कंपनीज ऐड होती हैं। तो उन्हीं 30 कंपनीज का ही यहाँ पर ट्रेड होता है सेंसेक्स में। तो उसी हिसाब से लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिस भी कंपनीज में अच्छा उनको बेनिफिट दिख रहा होता है तो उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। और बाद में अगर लगता है कि पैसा हमें निकाल लेना चाहिए तो फिर हम निकाल भी लेते हैं। जैसे 10,000 करोड़ हाल ही में निकाल लिया गया। तो इतनी हमारे यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, तो इतनी एफपीआई आती नहीं जितनी निकल जाती है। तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। तो आगे बात करें कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो अपने आप को ना मार्केट जीनियस भी समझना शुरू कर देते हैं कि हमें सारी समझ है मार्केट की। तो बेशक हम नए हैं लेकिन हमें अच्छी खासी समझ है। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग वो यहाँ पर ये भी सोचते हैं कि जो अगर हम पैसा निकाल लेते हैं तो हम बैंकों को यहाँ पर सबक सिखाएंगे कि आप जो गलत काम करते हो, हमारी फिक्स डिपॉजिट्स के साथ जो पैसा हमारा बैंकों में जमा होता है एज ए एफडी, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बनाते हो, तो मतलब कि वो ऐसा इतना ज़्यादा होता है कि जिससे मतलब परेशान करने वाली यहाँ पर बात हो जाती है। तो ये अपने आप को इस तरीके से देखते हैं कि हम सबक सिखा सकते हैं। जैसे बैंक जो है वो रूड काम करते हैं हमारे प्रति, तो उसी तरीके से हम स्टॉक मार्केट में ना अगर पैसा निकाल लेते हैं तो एक तरीके का झटका जाएगा। ओके, तो उस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके का मतलब अभी नया नया इन्वेस्टर है, नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, तो उसी तरीके से सोचेगा। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि अभी अगर थोड़ा रिसेंट पास्ट हम देखें ना, तो पिछले समय दौरान जो कुछ भी मार्केट्स में हुआ है, स्टॉक मार्केट में, तो हमें अभी बहुत तरह के रिमाइंडर मिलते हैं, बहुत तरीके के झटके जो है स्टॉक मार्केट्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ जो है ना, ये रिजल्ट निकल कर आता है कि जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिलेमास है, मतलब कि जो भी दुविधाएं आती हैं इन्वेस्टमेंट में, तो अगर आप पैसे ही सीधे बाहर निकाल लेते हो तो ये कोई सिंपल रास्ता नहीं है स्टॉक मार्केट को यहाँ पर सस्टेन रखने का। ओके, तो इससे मतलब कि और जो है ना सिचुएशन बिगड़नी शुरू हो जाती है। अगर एक पैसा निकालता है उसी की फिर चेन बन जाती है, तो फिर नंबर ऑफ मतलब रुपीस जो है निकल जाते हैं मार्केट से। तो ऐसे हमारी इकोनॉमी के लिए भी ये चीज़ सही नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो उसको बरकरार रखना ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ओके, तो ये ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है पिछले काफ़ी सालों से। ओके, और आगे बात कर रहे हैं कि अभी लास्ट वीक की यहाँ पर बात करें कि जो स्टॉक मार्केट का जो रूट चला यहाँ पर, तो उससे यहाँ पर हमें एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ दूसरी ओर जो हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मेजर जो हैं वो यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं, ता जो कि हमारी इकोनॉमी रिकवरी वो भी जो है आगे बढ़ती जाए। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब कुछ करते करते जो कमोडिटी प्राइसेस है ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है महंगाई बढ़ जाएगी। तो जब महंगाई बढ़ेगी ना, तो तब भी इन्वेस्टर्स के मन में डर हो जाता है, खासतौर पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो पता नहीं हमारे पैसे का क्या होगा, हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल पाएगा कि जहाँ महंगाई के बोझ तले ही हमारा रिटर्न जो है ना वो कम हो जाएगा। और आगे बात कर रहे हैं कि कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि जो अपने बॉन्ड्स हैं उनको छोड़ देते हैं, डंप कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने वही पैसा निकाल कर जो है कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना होता है, अपने समझ के हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। तो कमोडिटीज़ फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड हो गया, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया, और इसी तरीके से और भी जितनी कमोडिटीज़ है जहाँ पर कुछ रिटर्न जो है अच्छा खासा मिलने की संभावना होती है। और कुछ यहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अपने बॉन्ड्स को यहाँ पर इसलिए छोड़ देते हैं ता जो कि उनको ऐसी संभावना लगती है कि आने वाले समय में जो महंगाई बढ़ रही है ना, तो यहाँ पर और बढ़ सकती है अगर सेंट्रल बैंक जो है यहाँ पर कोई रेट एक्शन करता है। अगर कोई रेपो रेट की अगर बात करूँ, अगर उसको बढ़ा देता है, तो अगर सपोज करो कोई सेंट्रल बैंक आरबीआई जैसे रेपो रेट को बढ़ा देता है, तो अगर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेता है उधारी पर, तो उसको इंटरेस्ट फिर ज़्यादा देना होगा क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया। फिर कमर्शियल बैंक जब अपने कस्टमर्स को जब पैसा लोन पे देगा, तो उस समय कमर्शियल बैंक भी जो है लोन में यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर्स फिर थोड़ा सा परहेज करेंगे कि हमने अभी पैसा नहीं लेना है,
क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लग रहा है, और वही इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ पर जो है जितने भी सालों में हमने यहाँ पर किस्तें देनी, तो यही सेम रेट पे हिसाब से हमें यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर इस रिगार्डिंग जो है ना फिर लोग जहाँ पर पीछे हट जाते हैं। तो जब पीछे हट जाएंगे तो कहने का मतलब सिंपल सा है, कोई भी नई तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो सप्लाई चेन है ना, तो वो थोड़ी सी अभी उसका रफ्तार जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। फिर डिमांड हो सकता है एक साइड और ज़्यादा बढ़ जाए। ओके, तो ये सब चीज़ें मेजर्स होते हैं कि महंगाई को किसी ना किसी तरीके से हम कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पर लिक्विडिटी है ना पैसे की, उसको कम कर दो मार्केट में। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई जो है काम करता है। तो इसी तरीके का इम्पैक्ट जो है वो इन्वेस्टर्स के ऊपर भी पड़ता है। तो वो सिर्फ अपना पैसा देखते हैं, जहाँ अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा उन्होंने वही जाना है। और इसके अलावा जो बाकी केसेस की बात करें, अगर कोई बॉन्ड प्राइस में अगर गिरावट आती है तो उसमें क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड जिन्होंने साइन किए होते हैं तो वहाँ पर यील्ड ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, ज़्यादा रिटर्न मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर कोई सेंट्रल बैंक यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म रेट्स अगर उनमें कटौती करता है, उनमें यहाँ पर गिरावट करता है, तो उस समय भी जो है ना जो यील्ड कर्व है वो अच्छा खासा बन जाता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी रिटर्निंग जो है वो होनी शुरू हो जाती है। और आगे बात करें कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, ओके, तो गवर्नमेंट बॉन्ड अगर हम साइन करते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड लेते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। सपोज करो कोई सरकार चाह रही है, कोई राज्य सरकार है या फिर हमारी भारत सरकार है, वो चाह रही है कि मुझे पैसा चाहिए, उसे पैसा चाहिए क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने हैं, तो मार्केट से पैसा उठाएगी। तो गवर्नमेंट अपना बॉन्ड इशू करेगी और कहेगी कि यहाँ पर इतना आपको जो ना इतने % इंटरेस्ट मिलेगा, 2 से 3% या 4 से 6% जितना भी होगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स जल्दी आएंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट रहेगा कि जो भारत सरकार है ना, अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा हमारा कहीं जाने वाला नहीं है, रिटर्न हमें अच्छा खासा जितना भी मिल रहा है वो मिलता रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट को जितना भी पैसा आता है वो टैक्स के रूप में आता है, टैक्स रेवेन्यू के रूप में आता है। तो उसी से ही जो है बजट तैयार होता है, उसी पैसे में से जो है इंटरेस्ट की पेमेंट्स होती हैं। ओके, तो जो भी बॉन्ड यहाँ पर भारत सरकार इशू करती है उस हिसाब से जितना भी पैसा ये लेती है मार्केट से, तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात आती है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, तो यहाँ पर अच्छा खासा शिफ्ट देखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, स्टॉक से पैसा उठाकर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं उनमें फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है ना यहाँ पर उछाल और गिरावट जो है स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है। पैसा इस तरीके से यहाँ पर निकलता है। बहुत सारे रीजन यहाँ पर कि पैसा क्यों यहाँ पर निकाल लिया जाता है स्टॉक मार्केट में से, तो इसमें से हम कुछ यहाँ पर रीजन हमने अभी डिस्कस किए हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएस का जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंकर्स, तो यहाँ पर जैसे जेरोम पॉवेल हैं, ठीक है, यूएस के, तो इसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं कि हम जो है एक पॉलिसी अपनाकर चल रहे हैं, अपनी ओर से इंटरवेंशन कर रहे हैं हम स्टॉक मार्केट्स में, जो कि स्टॉक मार्केट में प्राइसेस को यहाँ पर उनमें उछाल देखा जा सके। ओके, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो बॉन्ड रैली है ना उसको थोड़ा धीमा करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर जो बॉन्ड साइन होते हैं उनको थोड़ा सा नीचा करें। तो इसके तहत यहाँ पर इन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई, इन्होंने पॉलिसी अपनाई है कि हम जो इन्फ्लेशन जो हमारा दर है ना, इन्फ्लेशन जो रेट है, हम उसको यहाँ पर धीमा रखना चाहते हैं। उसी तरीके से ही हमारी यहाँ पर जो है पॉलिसी है, पॉलिसी रेट है, हम नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पर रेपो रेट, जो कि महंगाई जो है ना उसको हम यहाँ पर उस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करके चलें कि यहाँ पर जो बॉन्ड रैली है ना वो ठंडी पड़ जाए। और अगर वो ठंडी पड़ती है तो स्टॉक प्राइसेस जो है ना वो अपने आप जो है उछाल पे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स है फिर बॉन्ड में से पैसा निकाल कर स्टॉक प्राइसेस पे जो है यहाँ पर लगाना शुरू कर देंगे। तो बड़ी सीधी सी बात यहाँ पर इन्होंने बोली है। तो यहाँ पर पॉलिसी रेट को ये इतना कम रखना चाह रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ जाए, जो इनका टारगेट है कि बॉन्ड रैली को धीमा किया जाए, वो उसमें ये सक्सेसफुल हो जाए। तो आगे यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि क्या इसका मतलब यही है कि जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो सिर्फ अप ही रहेंगे, सिर्फ उनमें उछाल ही रहेगा, क्या उनमें बाद में कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होती है, देखो, अगर कोई भी कंपनी अगर उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत हाई है, तो इस केस में अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ना उस स्टॉक में, तो वहां पर उसको यहाँ पर ज़्यादा प्राइस यहाँ पर देना पड़ेगा उस स्टॉक को खरीदने के लिए। तो इसके मुकाबले जो उनको अर्निंग होगी ना उस इन्वेस्टर को बहुत कम होगी। और इसी के उल्टा अगर कोई भी कंपनी जो है लोअर प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर ऑफर करी, तो उसमें क्या होगा, उसमें इन्वेस्टर्स को कम पैसे देने होंगे उस स्टॉक को यहाँ पर अर्न करने के लिए, और दूसरी ओर जो यहाँ पर रेवेन्यू उसका आएगा, जो अर्निंग उसको निकल कर आएगी वो ज़्यादा निकल कर आएगी। तो अभी इस केस में बात कर रहे हैं कि प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर इसको भी करेक्शन करने की अभी ज़रूरत है जल्दी से। ओके, जहाँ आज या कल जो है इसके ऊपर हमें फोकस करना ही होगा। और आगे बात करें कि सिर्फ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, सिर्फ वही यहाँ पर जो है होप कर सकते हैं कि मार्केट में बिल्कुल सही समय पर कब जो है यहाँ पर एग्जिट करना है, कब निकलना है, कब पैसे जो है बाहर निकालने हैं।
तो अगर उसमें भी ये देरी करते हैं या फिर करेक्शन करने में किसी ना किसी तरीके की यहाँ पर जो है नासमझी हो जाती है, तो इनकी सेविंग्स जो है ना वो भी बर्बाद हो सकती है। मतलब जो पैसा ये बचाना चाह रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पर मार्केट से बाहर निकलना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस मार्केट से बाहर आता हूँ, किसी और मार्केट में पैसा लगाता हूँ, तो मुझे सेविंग ज़्यादा हो जाएंगी, अर्निंग ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसी चक्कर में जो है इन्वेस्टर्स सोचते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ पर जो है किसी जगह से पैसा निकाल लेते हैं, कहीं यहाँ पर बॉन्ड में यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, कई जगह स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब तो इसी तरीके से मार्केट चलती है, लेकिन इसमें भी काफ़ी रिस्क होते हैं। तो अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, वही यहाँ पर जो है सोच समझ के रिस्क लेता है। और दूसरी ओर यहाँ पर बाकी बात कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, तो उसका यहाँ पर पोर्टल काफ़ी डाइवर्सिफाई है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक ही जगह इन्वेस्ट करना है। तो बहुत सारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे यहाँ पर एसेट्स हैं जहाँ पर जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको जो है अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो अभी समय यही है कि आप अपनी जो सेविंग है ना उसको इनोवेट कीजिए, सेविंग को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और जितने भी डाइवर्सिफाई एसेट्स आपको यहाँ पर नज़र आते हैं स्टॉक मार्केट्स में, तो आप उनके ऊपर नज़र मारिए, देखिए कि कहाँ पर जो है आपको अच्छी खासी अर्निंग जो है मिल रही है, अच्छा खासा रिटर्न जो है वो आपको जो है मिल रहा है वापस। तो चलिए अभी सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑन विद जैब 2 अगेंस्ट द जैबरवॉकी। तो अभी 1 मार्च से जो थर्ड फेज है हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव का वो शुरू हो चुका है। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शुरुआत में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेकंड फेज की बात कर रहे हैं। तो सेकंड फेज जो है ना वो शुरू हो चुका है। तो हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो उसका सेकंड फेज जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें यहाँ पर जिनको कंसीडर किया जाएगा सबसे पहले, तो सबसे पहली बात जो हमारे सीनियर हैं, ओके, सीनियर सिटीजन्स हैं, और वो लोग जिनकी उम्र जो है 45 साल से ज़्यादा है और उनको कोई ना कोई बीमारी है, ओके, कोई हार्ट के रिलेटेड बीमारी है, या डायबिटीज़ है, या कोई एनसीडी है, और भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, अगर वो उससे प्रभावित हैं और उनकी एज जो है ना 45 ईयर से ज़्यादा है, तो उनको भी वैक्सीन जो है अभी उनकी शुरुआत हो चुकी है वैक्सीन देने की, ध्यान रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कंटिन्यू चला रही है। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट साइड से वैक्सीन मिलती है तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट सेक्टर से वैक्सीन लगवा रहे हो तो वहाँ पर आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे 250 रुपया, और इस 250 में से 150 रुपया जो होगा वो वैक्सीन का होगा, और जो 100 रुपीज़ होंगे वो यहाँ पर हॉस्पिटल जो है ना एज ए लॉजिस्टिक चार्ज या फिर कह सकते हो कि यूज़र चार्ज जो है आपसे वसूलेगा। तो टोटल जो है ना आपको वैक्सीन जो है उसकी कॉस्ट 250 रुपया पड़ने वाली है, ओके। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज के एंड तक जो है टोटल जो है ना 13 करोड़ 75 लाख यहाँ पर 1,37,56,940 जो वैक्सीन है ना उनको लगा दिया गया है, हेल्थ वर्कर और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको। और इनमें से जितने भी यहाँ पर टोटल हेल्थ केयर वर्कर्स की गिनती है ना भारत में, उनमें से जो 77% निकल कर आती है उनको यहाँ पर वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो कि उनकी भी यहाँ पर अच्छी खासी गिनती है जो कि 88 लाख के आसपास है। और दूसरी ओर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं तो उनकी भी टोटल जो गिनती उनमें से 48% को वैक्सीनेट कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर 49 लाख के आसपास जो है जिनकी जनसंख्या बनती है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स की अगर बात करें तो इसके बारे में तो समझ आता है कि जो हेल्थ के रिलेटेड जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, वो नर्सेस हो सकती हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, ओके, कंपाउंडर्स हो सकते हैं। तो अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो इनमें और हेल्थ केयर वर्कर्स में क्या फ़र्क है, क्या बता सकते हैं आंसर इसका? मुझे कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जो कि यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर के हिसाब से हो कि फ्रंटलाइन वर्कर हम किसे कहते हैं। कोई एक एग्जाम्पल जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, ओके। आगे अब यहाँ पर बात करें कि तो जो यहाँ पर गैप आ गया है जो वैक्सीनेशन रेट्स में, तो यहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी हमें यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि अवेयरनेस फैलाएं, ओके। मतलब ये नहीं है कि सब जगह पर आपको चार्जेस देने ही पड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जो है अगर पब्लिक सिस्टम के थ्रू आप वैक्सीनेट अपने आप को करवा रहे हो तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, प्राइमरी नॉलेज नहीं है वैक्सीन के बारे में, ओके। तो इसके बारे में भी हमें जो है जागरूकता फैलानी होगी आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं कि जिस तरीके का सिनेरियो हमें दिखाया जा रहा है कि अभी वैक्सीनेशन बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोगों को हमने लगा दी है, लेकिन एक्चुअल जो पिक्चर है ना वैक्सीन के मामले में वो उतनी सही नहीं है जितनी यहाँ पर दिखाई जा रही है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि 13 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जैसे बिहार है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो वैक्सीनेशन रेट जो यहाँ पर रिपोर्ट किया गया वो 75% से ऊपर है अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स कि मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर्स को इन सभी राज्यों ने 75% से ऊपर तक का यहाँ पर वैक्सीनेशन कर दिया है। और दूसरी ओर यहाँ पर 6 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जहाँ पर अभी सिर्फ 60% ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है उनको अभी तक जो है वैक्सीनेशन दी गई है। और इसके अलावा कुछ राज्य और यूटीज ऐसी भी हैं जैसे पंजाब,
पुडुचेरी, चंडीगढ़, जहाँ पर 50% से भी कम जो है जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको यहाँ पर वैक्सीनेट किया गया है। ओके, और इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश, असम, केरला और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर तो 30% तक ही, अभी 30% से भी कम लोगों को, कम फ्रंटलाइन वर्कर्स को अभी तक वैक्सीन मिली है। ओके, तो यहाँ पर सिनेरियो कुछ राज्यों में ठीक है, कुछ राज्यों में जो है मध्यम है, और कुछ राज्यों में बहुत ही खराब है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग ये बात यहाँ पर जो है ना रख रहे हैं ऑथर अपनी। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, अभी उनको यहाँ पर कारण ढूंढने होंगे कि इतना लो अपटेक क्यों हुआ है, और मतलब क्यों ऐसा हुआ है कि लोगों ने यहाँ पर जो हेल्थलाइन वर्कर्स हैं, जहाँ पर जो यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन कुछ राज्यों में इतनी कम क्यों मिली है। ओके, तो क्या डेफिशिएंसीज है, उन डेफिशिएंसीज को हमें एड्रेस करना है, श्योर करना है कि सेकंड फेज जो है ना इसमें बेटरमेंट लेकर आए। इसका जब एंड होगा सेकंड फेज का, तो जब हम कंक्लूजन करें तो ये चीज़ हमें पता चले कि हाँ भी हमने फर्स्ट फेज से अभी बेटर काम किया है, तो अभी उसकी खामियां हमने ढूंढनी है, रिपीट नहीं करना है फर्स्ट फेज, जैसे जो फर्स्ट फेज में हुआ उसको हम सेकंड फेज में भी दोहरा दें। और आगे यहाँ पर बात करें कि भारत जो है अपना जो एक्सपोर्ट है इन वैक्सीन के मामले में उसको भी यहाँ पर नज़र बनाई रखा है, उसको भी बढ़ा रहा है। साथ ही साथ जो ग्रांट असिस्टेंस है, मतलब कि कुछ देश ऐसे हैं जिनको एज ए गिफ्ट जो है भारत ने वैक्सीन प्रोवाइड की है। जैसे मैं मालदीव्स की एग्जांपल ले लूँ, जैसे इसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पर ज़रूरत है सहायता प्रदान करने की, जो कि हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, फ्रेंडली कंट्रीज हैं, तो उनको यहाँ पर भारत ने एज ए ग्रांट असिस्टेंस के तौर पर भी जो है वैक्सीन प्रोवाइड की है। और साथ ही साथ जो WHO का कोवैक्स प्रोग्राम है, तो उसमें भी भारत अच्छे खासे से जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसी प्रोग्राम के तहत जो है जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो जो है कोविशील्ड नाम की जो है वैक्सीन को बना रहा है, और अच्छी खासी डिमांड है पूरे वर्ल्ड में उस कोविशील्ड वैक्सीन की, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। ओके, और इसी के अलावा साथ साथ जो डोमेस्टिक वैक्सीनेशन है हम उसके ऊपर भी हम फोकस करें, वो भी लगातार जारी है। तो यहाँ पर इससे बिल्कुल एक बात क्लियर होती है कि इंडिया जो है ना काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है, और जितनी यहाँ पर डिमांड है उसको यहाँ पर जो है पूरा कर रहा है। और यहाँ पर अभी लास्ट में बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के लिए हमें अभी और प्रोड्यूस करनी होगी वैक्सीन आने वाले समय में, क्योंकि अभी जो है ना अभी अगर कोविड-19 की बात करें तो अगर पूरी तरह से अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके नए वेरिएंट्स अभी भी जो है ना अलग अलग स्टडीज़ के रूप में जो है रिसर्चेस हो रही हैं, तो नए वेरिएंट्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं, और अभी उसी हिसाब से हमें वैक्सीनेशन करनी है। तो पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है, और पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर भारत हमारा लीड कर रहा है, अच्छी खासी जो वैक्सीन की सप्लाई दे रहा है अलग अलग नेशंस को। और अगर बात करें WHO के कोवैक्स प्रोग्राम की, तो इसके तहत जो है ना 20 मिलियन से ऊपर की डोजेज जो है भारत यहाँ पर प्रदान करेगा इस प्रोग्राम के तहत। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं रिपेयर ओवर रेपुटेशन। तो किस मामले में किस रेपुटेशन की ये बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो इन्वेस्टर्स बाहर से, ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो भारत में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक इमेज रख के इन्वेस्ट करते हैं कि अगर भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ फ़ायदा ही होगा और हमें जो है ना यहाँ पर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उनका भी नुकसान होता है, फिर उनका ट्रस्ट थोड़ा कम होता है कि हम यहाँ पर फर्दर इन्वेस्ट करें या ना करें। ओके, तो इसी तरीके की जो रेपुटेशन, हमारी इमेज जो बन चुकी है ना ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सामने, इसको रिपेयर करना, इसको सही करना है। तो अगर ये सही होगी तभी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है भारत में अलग अलग सेक्टर्स में वो बढ़ेगी। तो पिछले कुछ सालों को जो डाटा है ना कि कितनी FDI बढ़ी है, तो वो इतना कोई खास नहीं है भारत के प्रति। तो यहाँ पर ये आप डाटा देखिए, FDI इनफ्लोज ओवर GDP इन परसेंटेज, मतलब GDP के हिसाब से यहाँ पर कितने परसेंटेज जो है यहाँ पर FDI भारत में आई है। तो 2014 से शुरू कीजिए और 2019 तक देखिए, तो 1.7 था 2014 में, तो थोड़ा सा उछाल देखने को मिला, फिर यहाँ पर नीचे आना शुरू हो गया, अभी 1.8 है। 1.8% जो है GDP का, सिर्फ इतना ही जो है FDI इनफ्लो आया है भारत में अभी 2019 तक। ओके, तो इसके कंपैरिजन में वियतनाम को देखिए, ये एक छोटा मुल्क है। ओके, लेकिन यहाँ पर 4% है इनकी GDP का, और अभी ये 4.9% है 2019 तक, और बीच में ये 5.1% तक भी चला गया था किसी सालों में। तो भारत को देखिए, भारत जो है ना वही 1 वाली लाइन के आसपास ही यहाँ पर जो है 1% या 1.5% की लाइन वाले आसपास में ही जो है ना यहाँ पर काम कर रहा है। मतलब इतनी अच्छी खासी FDI भारत में नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है, इसके कुछ रीजन जो है उसी की स्टोरी जो है हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरू में सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज करो आप किसी अपार्टमेंट में यहाँ पर अपार्टमेंट को लीज पे लेते हो। ओके, तो उसके प्रति आप बिल्कुल एक एग्रीमेंट साइन करते हो, एक लीज एग्रीमेंट साइन होता है आपका यहाँ पर जो मालिक है, ओके, लैंडलॉर्ड है, उसके साथ।
तो उसमें जितने भी क्लॉजेज हैं, ठीक है, जो भी टेनेंसी एक्ट के तहत जितने भी क्लॉजेज हैं आप सारे साइन करते हो, ठीक है। और आप कब जो है यहाँ पर ज्वाइन करोगे, कब जो है यहाँ पर एग्जिट करोगे, जितने भी यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन सब सब वगैरह साइन वगैरह करके जो है ना आपने अपार्टमेंट जो है वो लीज पे लिया है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि 6 महीने बाद जो है आप ही के घर के सामने जो है एक फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है। और उस फ्लाईओवर का उद्घाटन होने से क्या हुआ कि उसी एरिया में से अगर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना है ना अपने, तो वहां पर आपको अभी आपका समय बच रहा है, आपके 45 मिनट जो है ना वो बच रहे हैं। तो रातों रात क्या हो गया, जहां पर जिस अपार्टमेंट पे आप रहने आए थे उसी की जो यहाँ पर जो वैल्यू थी ना काफी बढ़ गई, मतलब कि वो एक प्राइम प्रॉपर्टी बन गई उस एरिया में, क्योंकि उसी के सामने फ्लाईओवर आ गया और अभी समय बचना शुरू हो गया। तो लोग चाहेंगे कि इसी एरियाज में आके हम इन्वेस्ट करें, ओके। तो इसी के चलते यहाँ पर जो वो एक प्राइम प्रॉपर्टी बन गई, उसका प्राइस हाई हो गया। तो इसी के चलते क्या हुआ आगे, तो फिर क्या होता है, जो आपका मकान मालिक है, जो अपार्टमेंट का मालिक है, वो आपके पास आता है, जो आपने एग्रीमेंट उसके साथ साइन किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था, उसको दोबारा से रीन्यू करता है और आपको आके बताता है कि आपको अभी जितना भी रेंट पहले साइन हुआ था उसका 30% आपको और ज्यादा देना होगा, नहीं तो आपको बिना किसी यहाँ पर मुआवजा दिए ना ये जो अभी का फिलहाल एग्रीमेंट है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो जब ये बात आप सुनोगे तो गुस्सा आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। अभी मैंने कुछ महीनों पहले ही जो है अभी अपार्टमेंट को मैंने लिया है, तो अभी उसके रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पर सहमति थी मैंने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ऐसे आकर अभी क्यों कैसे कह सकते हो मुझे कि आपको अभी छोड़कर जाना होगा, या तो फिर 30% जो है आपको किराया ज्यादा देना होगा। तो आप तो यहाँ पर सोचेंगे कि मैं कंज्यूमर कोर्ट तक भी मैं यहाँ पर रुक करूंगा, कि कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा कि ये मुझे हरास कर रहे हैं, ओके। तो ये ऐसा सिनेरियो अभी जो है ना एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो है ना ऑथर की तरफ से बताया गया है। तो अभी सेम जो है ना कंडीशन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गुजरात में एक हाई प्रोफाइल सोलर पार्क है, तो यहाँ पर उसकी कंडीशन भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहां पर भी ना नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ने जो था वहां पर इन्वेस्ट किया था, तो अभी रिसेंटली कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को इसको अभी असाइन किया था, अवार्ड किया था, ओके। तो अभी कुछ महीने पहले असाइन किया था, अवार्ड किया, तो अभी कुछ महीने बाद क्या किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया है, ओके। तो यहाँ पर जो बहुत बड़े जो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने की भारत की हर समय पर मदद की है, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाया गया है। तो मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर दिया गया है। अभी जब अभी 3-4 महीने पहले अभी अवार्ड किया गया है और 3-4 महीने बाद मर्जी आई कैंसिल कर दिया। तो क्यों कैंसिल किया गया इसको, तो जो यहाँ पर ये हाई प्रोफाइल गुजरात में सोलर पार्क बनाई जा रही है अहमदाबाद में, तो वहां पर ये बात कही जा रही है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो ये बात कह रहे हैं कि जो पहली बात तो जो वो लोकेशन है वो बहुत बढ़िया लोकेशन है, मतलब कि वहां पर जो बिड लगाई गई थी किसी भी कंपनी के द्वारा जिसको यहाँ पर वो प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया, तो वो बहुत कम है, ओके। तो यहाँ पर बहुत कम है ये बिड, इसलिए यहाँ पर जो टैरिफ है ना वो भी यहाँ पर उस तरीके से हम लगा नहीं पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के चलते, तो हमें अच्छा खासा टैरिफ भी लगाना है। तो इसके चाहे यूनिलेटरली खुद ही जो है यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ने उस डील को यहाँ पर रद्द कर दिया, यूनिलेटरी स्क्रैप कर दिया उस टेंडर को, पहले ठेका दे दिया बाद में स्क्रैप कर दिया। अभी वो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि इसको बनाना तो है ही है जो हाई प्रोफाइल सोलर पार्क है, तो अभी उसका ठेका किसी और को देंगे, दोबारा से बिडिंग होगी और जब अच्छा रेट मिलेगा तो उसको देंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन है, ओके। और देखो अगर बात करें झगड़ों की, कमर्शियल झगड़ों की, तो वो कोई नए नहीं है भारत में, वो पहले भी काफी समय से ये चलते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बार बार ये चीज को रिपीट करेंगे ना, तो जितने भी हमारे भारत के जो यहाँ पर की इकोनॉमिक अलाइज हैं, जो ग्लोबल लेवल पर हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, ओके, अपना कॉर्पोरेट इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उनको हम रॉन्ग सिग्नल भेजेंगे इस तरीके से, मतलब कि उनकी और एक अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा अगर मतलब इस तरीके की हरकतें हम करेंगे इन्वेस्टर्स के मामले में। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना उनके साथ हमेशा एक अनफ्रेंडली बिहेवियर शो करते हैं और बात करते हैं जो हमारे यहाँ पर जो होम ग्रोन क्रॉनीज है, यहाँ पर जो अरबपति है, उनके फेवर में यहाँ पर चलने की बात करते हैं कि उनको कोई ना कोई हम जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। बेशक अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पहले टेंडर दे के वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था, अब उसको जो है यूनिलेटरली आप जाकर बोल दो कि नहीं अब टेंडर जो है कैंसिल कर दिया गया है, अब दोबारा से बिडिंग होगी, तो ये एक अनफ्रेंडली नेचर है, ओके। और यहाँ पर और ख़राब बात तब हो जाती है जब यहाँ पर जो ये ग्लोबल कैपिटल या कॉरपोरेशंस हैं ये भारत को ज़्यादा प्यार करती हैं जितना कि हम भारत को प्यार करते हैं, ओके। मतलब कि अगर इन्वेस्टर के क्षेत्र में या इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में अगर बात करते हैं हम, ओके। और आगे बात कर रहे हैं और इसी के चलते आगे बात करें कि चाहे फार्मा सेक्टर हो, चाहे एयरपोर्ट का सेक्टर हो, चाहे रिटेल का सेक्टर हो, चाहे रीन्यूएबल्स का सेक्टर हो, जहां पर हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हमने
2022 तक जो है 175 गीगावाट की जो एनर्जी सोर्सेज है वो रीनेबल सोर्सेज से हम प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा टारगेट है। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो दूसरी ओर हम जो डिसरिगार्ड करते रहते हैं जो यहाँ पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो ऑर्डर्स हैं, जिस तरीके से भी वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको भी हम डिसरिगार्ड करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं सबसे पहले भारत सरकार की, कि सिर्फ भारत सरकार ही नहीं है जो ऐसे जो मतलब आंकड़ों को और बढ़ा रही है, मतलब ऐसे केसेस को और बढ़ा रही है। तो कैसे केसेस को बढ़ा रही है? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात की जा रही है कोर्ट रूलिंग्स की, जिसमें कि भारत हाल ही में यहाँ पर 2 बार जो है 2 कंपनीज के ऊपर जो है केस चल रहा था। एक है कैरन एनर्जी और दूसरी थी वोडाफोन। तो दोनों में भारत सरकार हारी है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली अगर मैं बात करूँ कैरन एनर्जी की, तो यहाँ पर ये कंपनी कैरन एनर्जी इंडिया थी, ये यूके बेस्ड कंपनी है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया में भी इनका एक ग्रुप काम कर रहा था। तो उन्होंने 2010-11 में क्या किया, अपनी कंपनी का 20% जो स्टेक था उसको वेदांता ग्रुप को बेच दिया। ओके, तो वेदांता जो है वो भी यहाँ पर अच्छा खासा ग्रुप है भारत में, तो उसको बेच दिया। तो इन्होंने अपनी कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया, तो जिसके तहत भारत सरकार ने इसके ऊपर टैक्स लगाया कि आपको टैक्स देना होगा, आपने अपनी कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया है, दोबारा से नए सिरे से उसको बनाया है भारत में। तो 10,000 करोड़ जो है ना एज ए टैक्स रुपीस जो है भारत सरकार ने मांगा, जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने, जिसके चलते इस कैरन एनर्जी कंपनी ने यूएस कोर्ट में केस फाइल कर दिया भारत सरकार के खिलाफ। और जब भारत सरकार के खिलाफ केस फाइल हुआ, तो जब रूलिंग हुई तो भारत सरकार केस हार गई। ओके, तो अभी लेकिन भारत सरकार अभी भी जो ना अड़ी गई कि नहीं, मुझे वो टैक्स का पैसा लेना ही लेना है। तो दोबारा से जो है ना उस केस को कंटिन्यू कर रही है भारत सरकार, दोबारा से यहाँ पर सुनवाई होगी। ओके, दूसरी ओर वोडाफोन से भी यही बात था। ओके, मतलब कि उससे भी केस हार गई। तो कहने का मतलब बात आती है टैक्स टेररिज्म की। पहले तो हम यहाँ पर ऑफर कर देते हैं कि आपको यहाँ पर इतना टैक्स नहीं देना होगा, आप यहाँ पर आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी कंपनीज को आगे रन कीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। लेकिन बाद में जो ये टैक्स टेररिज्म आ जाता है ना, तो इससे एक जो है ना खराब छवि निकलती है भारत सरकार की भी। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि सिर्फ भारत सरकार ही ऐसा नहीं कर रही है, कुछ और भी है जो मतलब इसी पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो कौन है वो? तो वो है भारत का ही प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर भी ऐसे जो है हथकंडे अपनाता है, ऐसे तरीके से यहाँ पर इमेज जनरेट करता है। तो वो भी उतना ही दोषी है जितनी यहाँ पर भारत सरकार दोषी है इन मामलों में। अगर हम एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के ऊपर यहाँ पर काम करते हैं, रिलाई करते हैं, जिस तरीके से जब इनको लगता है कि हम जो है यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर भारत की सिचुएशन को दर्शाया गया कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की, तो उसमें से तो हम टॉप 100 का जो क्लब है उसमें आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं कि अच्छा खासा हम जो इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की, मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अच्छे से एनफोर्स हुआ है, आगे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ जिसको भी मिला है, अगर इसकी बात करें तो इससे तो हम इस रैंकिंग में तो हम 100 पायदान भी नीचे आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कम्पीट किनको कर रहे हैं? अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे जैसे मुल्कों को, सिर्फ यही है भारत के नीचे। तो कह सकते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के मामले में कितना पछड़ चुके हैं, कितना पीछे हैं। तो इससे जो है हमारी ओवरऑल जो सिचुएशन है, स्थिति जो है वो बाहर निकल कर आती है। और इसके अलावा आगे बात करें कि अगर गवर्नमेंट के अपने ही इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बात करें ना, तो यहाँ पर अगर हमने कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट भारत में रिजॉल्व करना है, ओके, कोई सिचुएशन हो, कोई गड़बड़ी होगी, कोई झगड़ा हो गया, तो उसको रिजॉल्व करना, तो उसको यहाँ पर 1445 जो यहाँ पर दिन है वो लग जाते हैं भारत में। और अगर इसको कंपेयर करें बाकी मुल्कों के साथ, तो 120 दिन लगते हैं सिंगापुर में, 403 दिन लगते हैं इंडोनेशिया में। ओके, तो इसके अलावा जो 2018-19 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसके रिगार्डिंग अगर बात करें, तो जो सिंगल बेस्ट जो कॉन्स्टेंट निकल कर आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सामने, मतलब कि जो रुकावट निकल कर आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सामने भारत में, तो वो है कि जो हमारी भारत की इनएबिलिटी है कि जो एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ा नहीं पाते, रिजॉल्व नहीं कर पाते। और जिसके तहत आगे बात करें कि हालांकि हमारे भारत में अच्छा खासा पोटेंशियल है इकोनॉमिकली, अगर सोशल मल्टीप्लायर के रिकॉर्डिंग भी अगर बात करें, अगर लीगल सिस्टम के तहत भी अगर बात करें, तो अच्छा खासा पोटेंशियल हम आगे बढ़ सकते हैं और बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना हम बनवा सकते हैं अपने भारत में। ग्लोबली जो है एफडीआई आ सकती है अच्छी खासी भारत में। लेकिन जो सच्चाई है ना वो ये है कि अभी बहुत ख़राब हालत है। इस सभी सिनेरियो को हम अभी ठीक नहीं कर पा रहे हैं और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और आगे यहाँ पर बात करें कि कुछ डिसएग्रिंग पॉलिसीज के चलते भी यहाँ पर जो है ना अच्छा खासा उछाल एफडीआई का देखने को मिला था जब कोविड-19 अपने पीक पे था, पैंडेमिक पीक पे था। तो उस समय भी इंडिया ने भारी मात्रा में यहाँ पर एफडीआई जो था अट्रैक्ट किया था अच्छा खासा। पहले 8 महीनों में यहाँ पर जो था एफडीआई आया था भारत में। लेकिन यहाँ पर ऑथर बात करें कि एक बात तब भी याद रखने के लिए यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि उस समय जितना यहाँ पर टोटल आया था ना, जितना भी टोटल एफडीआई आई थी उसका जो हाफ निकल कर आता है $58.3 बिलियन,
वो इसलिए आया था इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्योंकि दूसरी ओर जो यूएस डॉलर था वो भी यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा था पैंडेमिक के चलते, और उसमें से भी इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी। तो कहने का मतलब उस समय डॉलर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, जिसके तहत उन्होंने डॉलर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकाल कर यहाँ पर भारत में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। वो भी खास तौर पे कहाँ पर, एक ही सिंगल टारगेट था उनके पास, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट उस समय की गई। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट जितने भी वर्ल्ड लेवल पर किए जाते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर आप क्या गैस लगाते हो? तो स्टार्टिंग में जैसे सिलिकॉन वैली से जितने भी यहाँ पर टाइटन निकल कर आते हैं, सिलिकॉन वैली यहाँ पर अमेरिका में है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो है ना वहाँ पर काम करते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है। अगर मैं बात करूं गूगल की, फेसबुक की, तो यहाँ पर ये दोनों कंपनीज के हेडक्वार्टर वहीं हैं, तो सिलिकॉन वैली उसको कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, इसको आईटी हब बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो सारी कंपनीज है, इसके अलावा जो वॉल स्ट्रीट के और भी यहाँ पर जो स्मॉल इन्वेस्टर्स जैसे केकेआर है या फिर जनरल अटलांटिक है, तो ये भी यहाँ पर ना ग्लोबल आर्बिट्रेशन के मामले में जो भी अगर झगड़ा होता है तो इसको ये रिजॉल्व कर लेते हैं, जिस तरीके की भी प्रॉब्लम इनके सामने आती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की, तो लास्ट अगस्त 2020 में ये अपना कंसोर्टियम लेकर आए थे भारत में कि हम जो है मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर यहाँ पर बिड लगाएंगे। तो यहाँ पर टसल हुई इनकी किसके साथ? जो हमारे भारत की यहाँ पर सरकारी कंपनियां थी उनके साथ। तो इनको यहाँ पर जो बिड लगी तो ये लॉस करके इनको मिला ही नहीं मुंबई एयरपोर्ट यहाँ पर, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने करनी थी इस प्रोजेक्ट के तहत। और दूसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक और कंपनी है जिसको कि सिंगापुर बैक्ड कंपनी, जिसको O2 पावर के नाम से जाना जाता है। तो इसी के चलते जब यहाँ पर गुजरात में ये चीज़ देखने को मिली ना कि अभी टेंडर को, कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर दिया गया है, ओके, तो उसके चलते यहाँ पर अभी इन्होंने कम्युनिकेट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि आपसे थोड़ी आशा है, हम यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी फील्ड में। ओके, तो यहाँ पर पावर सेक्टर की एक कंपनी है। तो अभी देखो सिचुएशन कहाँ पर पहुँच गई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जो है अप्रोच की जा रही है जो अलग अलग नेशंस की जो कंसोर्टियम है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा। तो ये जो सिचुएशन है ना कि मतलब हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी यहाँ पर क्वाजी गवर्नमेंट जो बॉडी है वो अभी लिखना शुरू कर दे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। तो ऐसा अगर सिचुएशन बननी शुरू हो गई बार बार, तो इससे जो हमारी इमेज बनेगी ना, तो ये सिर्फ गुजरात के मामले में ही कोई डेंट नहीं पड़ेगा इमेज में इन्वेस्टर्स का, तो ये पूरा भारत के लेवल पर यहाँ पर जो ना इन्वेस्टर्स का माइंड सेटअप वैसा बन जाएगा कि अगर भारत में इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के करना। ओके, तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही भारत की जो छवि है ना वो बिगड़ जाएगी, तो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा आगे बात करें कि अगर हम टीएमएस की बात करें और यहाँ पर जो इसकी यहाँ पर सिस्टर कंपनी है जिसको हम जीआईसी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, तो यहाँ पर एक तरीके से भारत के लिए एक तरह का सॉवरन वेल्थ फंड है। ओके, इस आइलैंड नेशन में, मतलब कि इससे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकती है। तो भारत जो है अच्छा खासा फंड जो है ना यहाँ से एज इन्वेस्टमेंट जो है जुटा सकता है इन द लॉन्ग टर्म एफडीआई कैपिटल। तो अगर हम इनको अच्छे से सेफ गार्ड नहीं करेंगे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर ये डॉलर्स किसी और मुल्क में चले जाएंगे, किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर देंगे। तो ओके, तो फिर हम क्या करेंगे उस समय? तो हम नर्चर ही नहीं कर पाए सिचुएशन को, हम यहाँ पर बैक ही नहीं कर पाए, वैसा माहौल ही नहीं बना पाए। ओके, तो ये तो उनकी मर्जी है ना, जहाँ पर मर्जी इन्वेस्ट करें। अगर वो इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो उनको हम अच्छे से सलूक ही नहीं कर रहे, उनको सेफ गार्ड ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर वो कहीं और चले जाएंगे। तो इसी से हालांकि अगर साइज के मुकाबले में बात करें तो बहुत कम हमारे पूरी इकॉनमी है उसके हिसाब से बहुत कम है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ आ तो रहा ना। तो दूसरी और क्या बात होगी, जब हमारे कॉरपोरेशन यहाँ पर ग्लोबलाइज करेंगे, मतलब ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर जाएंगे, जैसे अभी हम स्टार्टअप चला रहे हैं नए नए, कल को ये जब बड़े कॉरपोरेशन बनेंगे तो बाहर जाकर इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके साथ भी फिर वैसा ही सलूक होगा जैसे हम सलूक करते हैं इनके साथ। ओके, तो हालांकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जैसे इन्फोसिस जैसी अमेरिका में काम कर रही है, तो कई बार उसके साथ भी अमेरिकन गवर्नमेंट उसी तरीके से यहाँ पर काम करती है, सलूक उससे होता है। ओके, मतलब कि कई बार उनको बोला जाता है कि सैलरीज बढ़ा दो। ओके, और कई बार और भी बहुत सारे यहाँ पर जो है प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आने वाले समय में और भी हमारी कॉरपोरेशंस को ऐसा सामना करना पड़ सकता है, तो हमें भी उसी हिसाब से चलना होगा। दूसरी और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारी भारत की जो पोजीशन है वो हमें यहाँ पर टैकल करना है किसको? चाइना को। जो चाइना की जो इकोनॉमिक हेजेमोनी है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम एग्रीमेंट्स को डिसऑनर करते रहेंगे ना, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बाद में कुछ महीनों बाद बोला कि नहीं आपको एग्रीमेंट नहीं देंगे, ठीक है, दोबारा से बिडिंग होगी, तो ये सिनेरियो नहीं चलेगा, इसको सही करना होगा। और इसी के हिसाब से शिवशंकर मेनन जो है अपनी बात रख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भारत की जो डेस्टिनी होगी ना एशिया में, वो हम उस हिसाब से तय करेंगे जिस तरीके से हम काम करेंगे, काम करने का तरीका ढूंढेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पर अप्रोच बनाकर चलना चाहते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी भी ट्रेड पैक्ट को साइन करने के बाद हम उसको वॉक अवे कर देते हैं, हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं,
तो इससे यहाँ पर जो इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, तो उसको वो इंकरेजमेंट वो नहीं मिलेगी। ओके, तो जो हमारी इकोनॉमिक एंगेजमेंट होगी ना वो फेल हो जाएंगी। तो मतलब बिल्कुल जिस तरीके का हम यहाँ पर बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वो उसकी पिच जो है वो सेटअप नहीं होगी, और इससे यहाँ पर किसी तरीके का भी फायदा जो है ना हमें नहीं मिलेगा, ना ही हमारी जो रिलेशनशिप है वो आगे जो है कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे। तो अब हम कभी भी एक टांग के ऊपर नहीं चल सकते, दोनों टांगों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है भारत की इकोनॉमी को प्रगति में लाने के लिए जितने कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ हमारी गवर्नमेंट है, या फिर हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो। तो इसके ऊपर हमें खास ध्यान देना होगा अगर अच्छे से एफडीआई इनफ्लो को हमने बढ़ाना है। तो डाटा आपने शुरुआत में देखा तो क्या सिचुएशन है भारत की एफडीआई के मामले में। और आगे जो टॉपिक है यहाँ पर बात कर रहे हैं ई वेस्ट जनरेटर, मतलब कि ई वेस्ट के बारे में कि कौन से मुल्क जो है सबसे ज़्यादा ई वेस्ट पैदा करते हैं। तो ई वेस्ट हम किसे कहते हैं? सो ई वेस्ट हम कहते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप हो गए, और भी इसके रिलेटेड जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको हम यहाँ पर ई वेस्ट कहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड यहाँ पर 53 मिलियन जो है ना 53 मिलियन टन के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो पैदा हुआ है 2019 में। तो यहाँ पर ये 5 सालों में 21% बढ़ा है, और चाइना इसमें लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। चाइना का जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो 10.1 मिलियन टन के आसपास है। और इसके बाद यूएस की बारी आती है जिसका यहाँ पर 6.9 मिलियन टन है। फिर इंडिया की बारी आती है जिसका 3.2 मिलियन टन जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। 2019 का यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो बताया गया है। लेकिन अगर हम पर कैपिटा टर्म्स के हिसाब से बात करें, मतलब कि पर पर्सन के हिसाब से कितना यहाँ पर जो है किलोग्राम में वेट बनता है, तो उस हिसाब से जो ओईसीडी कंट्रीज हैं तो वो इस लिस्ट में टॉप पर हैं। तो ओईसीडी कंट्रीज, इस ओईसीडी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसके टोटल 37 मेंबर्स हैं, और यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, फ्रांस में। ओके, तो ये इन देशों के यहाँ पर जो लोग हैं ना, तो यहाँ पर जो है ये कंट्रीज जो है टॉप लिस्ट में। तो यहाँ पर 2019 में किलोग्राम पर कैपिटा के हिसाब से आप देख सकते हो नॉर्वे टॉप पर है। ओके, 26 किलोग्राम पर कैपिटा के हिसाब से यहाँ पर जो है ई वेस्ट जनरेट होता है। तो उस हिसाब से ये पूरा डाटा है यूके, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, आइसलैंड, यूएस, फ्रांस। तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी नज़र जो है वो घुमा सकते हो। और आगे जो न्यूज़ है वो है फ्रंट पेज न्यूज़। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो डे 1 यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी 77,146 करोड़ जो है ना वो अर्न कर लिए हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर 4G स्पेक्ट्रम जो है ना वो ऑक्शन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा अभी 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं हुआ है, 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ है, क्योंकि इसकी जो यहाँ पर एयरवे परमिट थे ना वो एक्सपायर हो रहे थे सभी कंपनीज के इस महीने के इस साल के जुलाई महीने में। तो उसी के तहत अभी जो है 1 मार्च को जो है बिडिंग करवाई गई है। 4G स्पेक्ट्रम को यहाँ पर बांटा जाएगा, इसका परमिट दोबारा से रीन्यू होगा। ओके, तो इसके तहत पहले दिन में 77,146 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने अर्न किया है बिडिंग के थ्रू। तो यहाँ पर जितना एक्सपेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट उससे 71% ज़्यादा यहाँ पर पैसा भारत सरकार के पास आया है। और जो यहाँ पर बिडर हैं जिन्होंने यहाँ पर बिडिंग की है वो रिलायंस जियो इन्फोकॉम है, दूसरा भारती एयरटेल है, तीसरा वोडाफोन आइडिया है। तो नॉर्मली 3 कंपनीज है। ओके, और इसके रिगार्डिंग दूसरा जो यहाँ पर ऑक्शन जो आज का दिन मंगलवार आज चल रही है, आज चलेगी। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट बेस प्राइस पे भी अपने सारे यहाँ पर जो ऑक्शन अगर सेल करती है, अपने यहाँ पर जो बेस प्राइस पे भी जो है स्पेक्ट्रम सेल करती है, सॉरी, तो उसमें यहाँ पर 3.92 लाख करोड़ की यहाँ पर जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अर्निंग कर सकती है। लेकिन ये शॉर्टफॉल होगा पिछले के मुकाबले। ओके, तो अभी बेस प्राइस थे, हमेशा जो बेस प्राइस रखा जाता है ना, बेस प्राइस होता है कि इतनी इससे नीचे कीमत नहीं होगी किसी भी प्रोडक्ट की। ओके, तो बेस प्राइस से हमेशा ऊपर ही बोली लगती है। तो जो ऊपर बोली लगती है तो फिर ये 3.92 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत अर्निंग जो है और बढ़ जाएगी भारत सरकार की। तो यहाँ पर 12,000 से 13,000 करोड़ जो है वो सेंटर जो है उसको अभी अपफ्रंट पेमेंट मिलेगी इसी फिजिकल में मार्च 2021 तक। ओके, तो सिमिलर जो है अगले फिजिकल तक जो है इसको आगे फॉरवर्ड मिलेगी। और आगे बात करें इसी के रिगार्डिंग कि कितना यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम सोल्ड हुआ है भारत सरकार की ओर से अब तक। तो यहाँ पर देखो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं, मेगा हर्ट्ज की अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से स्पेक्ट्रम है जिसको कि भारत सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर सेल किया गया है, जिनकी बिडिंग लग रही है। तो यहाँ पर 800 मेगा हर्ट्ज की 65% सेल हुई है, 900 मेगा हर्ट्ज की 38% है, 1800 की यहाँ पर 41% है, 2100 की 9% है, और ये 2300 मेगा हर्ट्ज की 89% सेल हुई है। तो देखो जितनी मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी उतनी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी आपके इंटरनेट की। तो इस हिसाब से जो दो ऐसे हैं फ्रीक्वेंसी, जैसे 700 मेगाहर्ट्ज वाली और 2500 मेगाहर्ट्ज वाली, जो अभी तक बिकी नहीं है, अनसोल्ड है अब तक। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर ऑक्शन को कंपेयर करें 2016 के ऑक्शन के साथ, तो 2016 में 7 प्लेयर थे जो यहाँ पर अलग अलग कंपनीज, आपने देखा ही होगा अलग अलग कंपनीज थी। उस समय जियो का इतना रोल नहीं था,
लेकिन धीरे धीरे वो कंपनीज कम होती शुरू होगी, मतलब मर्जर मर्जर होना शुरू हो गया, जैसे वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया, इसके जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज थी। तो टोटल 7 प्लेयर्स थे, तो 41% जो स्पेक्ट्रम हुए थे सोल्ड हुए थे यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से, और 12% वैल्यू के हिसाब से। तो 2021 में सिर्फ 3 ही प्लेयर बचे हैं जिसका मैंने नाम अभी स्टार्टिंग में जिक्र किया है। तो उसमें से 37% स्पेक्ट्रम सोल्ड हुए क्वांटिटी के हिसाब से, 19% अभी वैल्यू के हिसाब से, अभी और जो है ऑक्शन अभी जारी है। और आगे जो यहाँ पर बात करें कि जो वैक्सीन ड्राइव है भारत सरकार की, उसमें जो कोविन ऐप है, जो कोविन प्लेटफॉर्म, जो कोविन पोर्टल है, तो वहाँ पर थोड़े से ग्लिचेस देखने को मिले, टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले, मतलब हैंग हो गया, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाया। जहाँ पर ये कोविन प्लेटफॉर्म वहाँ क्या, जहाँ पर आप जो है रजिस्टर करते हैं अपने आप को कि मैंने वैक्सीन लगवानी है, तो उस हिसाब से आपका शेड्यूल बन जाता है, आपने टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना होता है, और शेड्यूल के हिसाब से आपको टाइम मिल जाता है कि आपने इस दिन जो है इस हॉस्पिटल में आकर जो है आपकी वैक्सीन हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा ग्लिचेस देखने को मिले हैं। तो अभी देखो जो दूसरा फेज है वो स्टार्ट हो चुका है, और उसके रिगार्डिंग अभी तक जो वैक्सीनेशन हुई है उसके बारे में डाटा है। तो जो टोटल अपॉइंटमेंट्स बनी वो 6,44,000 के आसपास है, जिनकी उम्र 60 प्लस थी। ओके, तो वहाँ पर 1,28,630 लोग ऐसे जिनको वैक्सीनेट किया गया है, और जिनकी यहाँ पर 45 प्लस जिनकी कैटेगरी, जिनको यहाँ पर कोई ना कोई और बीमारी है, तो उनकी गिनती आपके सामने 18,850 के आसपास है। तो यहाँ पर टोटल वैक्सीनेशन जो है वो 14.73 मिलियन के आसपास जो है वो लगा दी गई है। तो ये डाटा अभी तक का है 1 मार्च शाम 7 बजे तक का। ओके, तो जिसके रिगार्डिंग जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उन्होंने भी अभी जो है वैक्सीन सेकंड फेज में ले ली है। और आगे जिन्हों से यहाँ पर बात करें, जो फेसबुक है अभी वो अपना डिस्प्यूट जो है वो सेटल करेगा यूएससी प्राइवेसी लॉ के तहत। तो यहाँ पर जो है कोई डिस्प्यूट चल रहा था फेसबुक का, जो अमेरिका के एक राज्य है जिसका नाम है इलिनॉइस। ओके, तो अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है इलिनॉइस, उसी के साथ इसका डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट क्या था, तो यहाँ पर इलीगली जो था ना, जो बायोमेट्रिक डाटा जो था उसको यहाँ पर यूज़ किया था फेसबुक ने आइडेंटिफाई करने के लिए फेसेस को। तो यहाँ पर इस तरीके से जो था ना, इलिनॉइस सरकार ने एक लॉ बनाया था, प्राइवेसी लॉ, जिसके तहत यहाँ पर ये इलीगल था ये काम करना। तो ये केस काफ़ी लंबा समय चला। अभी 2021 में जो है अभी फेसबुक राजी हो गया है कि अभी जो है ना इसके तहत वो पे करेगा $650 मिलियन। तो ये है यहाँ पर पूरी स्टोरी। 2015 में यहाँ पर जो है इलीगली डाटा को यूज़ किया गया बायोमेट्रिक के लिए। फिर यहाँ पर 2008 में यहाँ पर कहा गया कि ये 2008 में जो प्राइवेसी लॉ पास हुआ था इलिनॉइस की सरकार के द्वारा, तो ये उसके तहत इलीगल है। तो यहाँ फिर 2008 में यहाँ पर जो था एक्शन हुआ, केस फाइल हुआ। तो अभी दोबारा से यहाँ पर बातें चली, केस और भी ज़्यादा यहाँ पर खिंचा गया। उसके बाद जनवरी 2020 में यहाँ पर फेसबुक एग्री हुआ कि 550 मिलियन जो वो पे करेगा। तो अभी जो है ना 2020 में जुलाई में क्या हुआ कि अमाउंट को यहाँ पर और बढ़ा दिया गया जज की तरफ से। उन्होंने बोला कि इनसफिशिएंट अमाउंट है। तो अभी फरवरी 2021 में अप्रूवल हुई कि 650 मिलियन जो है ना वो पैसे इतने दिए जाएंगे फेसबुक की ओर से। तो तब जाकर जो है यहाँ पर सेटलमेंट हुई है। और आगे जो न्यूज़ ये है फ्रंट पेज से ही, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक, केकेआर, ब्रुकफील्ड और अदर्स, मतलब कि ये सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि यहाँ पर बैड बैंक को ज्वाइन करेंगे, जो कि भारत सरकार अभी बनाने जा रही है। कल भी हमने इसके रिगार्डिंग न्यूज़ पढ़ी थी कि कुछ हमारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं जो यहाँ पर काफ़ी बैंक्स थे। ओके, तो जहाँ पर 9 बैंक थे और 2 यहाँ पर जो थे नॉन बैंक थे जो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे बैड बैंक के। तो इसके अलावा ये फॉरेन इन्वेस्टर्स भी निकल कर आएंगे, वो भी चाह रहे हैं कि हम बैड बैंक के इन्वेस्ट करेंगे। तो बैड बैंक में होगा क्या, बैड बैंक में जितने भी हमारे बैंकों का एनपीए होगा, ठीक है, तो बैड बैंक में पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो उसी पैसे से जो है ना बैड बैंक हमारी जो पब्लिक सेक्टर बैंकों को जो एनपीए उसको खरीदेगा। उसको खरीदने के बाद धीरे धीरे खरीदेगा, उसको खरीदने के बाद उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा और उसमें से कोशिश करेगा किसी ना किसी तरीके से अगर प्रॉफिट कमाया जाता है। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग जो भारत का इंडियन बैंक एसोसिएशन है ना, तो यहाँ पर वो आरबीआई और जो हमारी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसके पास गया है कि आप जो है ना कुछ रेगुलेटरी रिलैक्सेशन कर दिए ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आसानी से आ सके बैड बैंक में, और बैड बैंक का जो आपका टारगेट है ना वो अचीव हो पाए। कि आप एनपीएस को खत्म करना चाह रहे तो उसमें आपको आसानी होगी, तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर दीजिए ताकि उनको कोई परेशानी ना आए अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर जो है यहाँ पर बैड बैंक में आके इन्वेस्ट करता है तो। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर अप्रोच की गई है। तो इसके रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि अभी कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए हमें अगर हमने एनपीएस को परचेज करना है, मतलब कि 1 लाख करोड़ की राशि कम से कम बैड बैंक में होनी चाहिए अगर वो एनपीएस को खरीदना चाहता है भारत में। तो अभी तक जो टोटल यहाँ पर जो एनपीए निकल कर आ रहे हैं वो यहाँ पर 3 लाख करोड़ के ज़्यादा की राशि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिसको अभी शुरुआत में खरीदा जाएगा बैड बैंक के द्वारा। लेकिन शुरुआत सिर्फ 500 करोड़ से होगी। ओके, शुरुआत सिर्फ 500 करोड़ के बैड लोन से होगी।
तो अभी धीरे धीरे जो है यहाँ पर कदम रखे जाएंगे बैड बैंक के द्वारा। तो जो ARC है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो यहाँ पर पे करेगी बैंकों को 15% कैश में, और जो बाकी का 85% है वो एज ए सिक्योरिटी के फॉर्म में जो है, सिक्योरिटी रिसिप्ट के फॉर्म में जो है वो उनको प्रोवाइड करेगी। जब वो NPO को अक्वायर कर लेंगे पूरी तरीके से, बाद में जो है 85% राशि जो है वो दी जाएगी बैंकों को। देखिए ऐसा है, बैंकों के ही एसेट लेने हैं, ठीक है, तो उनका 15% पहले ही दे रहा है एडवांस में, ठीक है, बाद में उस उनका एसेट का कुछ ना कुछ करेगा बैड बैंक, फिर पैसा आएगा तो फिर ही जाकर देगा ना फिर बैंकों को कि आपका पैसा अब हमने कुछ ना कुछ बना लिया, जुगाड़ कर लिया है। जिस तरीके से भी करेंगे, या फिर इन्फ्यूजन करेंगे उसमें दोबारा से, या फिर उस एसेट को बेच देंगे, फिर बेचने से जितना पैसा बचेगा उसमें 85% देंगे उसका बैंक का वापस, बाकी का अपने पास रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बिजनेस चलाएंगे बैड बैंक को लेकर। ओके, तो अभी जो इसके अलावा जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, तो यहाँ पर इसमें भी अलाउ किया गया है कि 51% जो है यहाँ पर जो है होल्ड कर सकते हैं जो यहाँ पर लिस्टेड सिक्योरिटीज होंगी इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है बैड बैंक का। और आगे जो न्यूज़ है वह है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मुंबई में कुछ महीनों पहले ऐसा हुआ था कि वहाँ पर ना जो उनकी ग्रिड थी, पावर ग्रिड, वो फेल हो गई थी, मतलब कि पूरी मुंबई में लाइट चली गई थी। तो ये इस तरीके को ना, इस सिचुएशन को एक US की यहाँ पर फर्म है जो कह रही है कि यहाँ पर ये पूरा प्लान था, जो चाइनीज यहाँ पर साइबर यहाँ पर जो हैकर है ना, तो उनके द्वारा ये सब काम किया गया था, ये प्लान था। तो एक और क्या हो रहा था, एक और चाइनीज आर्मी लद्दाख के ऊपर हमारे जवानों के ऊपर अटैक कर रही थी, दूसरी ओर यहाँ पर इस तरीके से जो चाइना के हैकर थे वो यहाँ पर पावर ग्रिड के ऊपर हैक कर रहे थे ताकि कि लाइट को खत्म बंद किया जा सके और जितनी भी तरह की एक्टिविटीज है वहाँ पर उसको मुंबई में रोका जा सके। तो इस तरीके का यहाँ पर चाल थी जो कि चाइना की जो हैकर्स थे उन्होंने यहाँ पर इस सिनेरियो को पूरा क्रिएट किया था। तो ये कौन कौन से हैकर्स थे, तो एक का नाम यहाँ पर बताया गया है रेड इको। ओके, तो दूसरा का नाम यहाँ पर जो बताया गया है तो वो है शैडो पैड। ओके, तो ये दो तरीके की यहाँ पर जो है हैकिंग फर्म है जिनके द्वारा जो है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैक करने की कोशिश की गई थी उस समय। तो ये यहाँ पर US फर्म का दावा है। तो यहाँ पर जो रेड इको है, तो यहाँ पर 10 डिस्टिंक्ट इंडियन पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो थी जो इनके टारगेट पे थी। ओके, और 2 इंडियन सी पोर्ट थे जो इनके टारगेट पे थे। तो ये यहाँ पर खुलासा किया गया है जो नई रिपोर्ट आई है उसके चलते। तो इसी के चलते यहाँ पर जिस ग्रुप ने ये यहाँ पर खुलासा किया उसका नाम है इंस्टिक्ट ग्रुप। ओके, इंस्टिक्ट ग्रुप। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जो था यहाँ पर भारत में तबाही, मतलब भारत में किसी न किसी तरीके का झटका देने का यहाँ पर ये प्लानिंग उस समय कर रहे थे। तो इसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट आई है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी काफ़ी न्यूज़ में है। और आगे जो न्यूज़ है वो है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि कार सेल्स में जो है ना यहाँ पर अभी ग्रो अप देखने को मिला है। तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, खासतौर पे अगर ट्रैक्टर की सेल्स की बात करें तो यहाँ पर भी 25.5% यहाँ पर वृद्धि हुई है। जो स्मॉलर कार्स हैं, जो SUVs हैं और जो नए मॉडल्स की यहाँ पर ड्राइव सेल्स है तो इसमें भी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। 2 व्हीलर्स में भी यहाँ पर सेल्स जो है वो अप हुई है 11.5% के हिसाब से। और जो ऑटो मेकर्स हैं, ओके, जैसे यहाँ पर मारुति सुजुकी है, तो इनके भी यहाँ पर काफ़ी यूनिट्स जो है वो सेल हुए हैं। तो कम से कम 1,44,700 के आसपास इनके यूनिट्स सेल हुए हैं फरवरी महीने में ही। ओके, तो अभी फरवरी महीना बीत चुका है, तो अभी उसी का डाटा आया है। तो इसके रिगार्डिंग हुंडई मोटर का भी यहाँ पर जो 50,000 से ज़्यादा यूनिट सेल हुई है और टाटा मोटर्स की 27,000 से ज़्यादा जो यूनिट है वो सेल हुई है अभी फरवरी महीने में। और आगे जो ये भी सेम पेज में। तो यहाँ पर बात करें जो एयर टिकट सेल है, तो यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट जो है ना वो इंसिस्ट की जा रही है कुछ राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों को। तो यहाँ पर दिल्ली ने यहाँ पर कहा है जो पैसेंजर्स आएंगे महाराष्ट्र, पंजाब, MP और केरला से, तो उनके पास जो है नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये 15 मार्च तक अभी ऐसा चलेगा। इसके अलावा जो दिल्ली, केरला, राजस्थान, गुजरात और गोवा, जो यहाँ के पैसेंजर अगर महाराष्ट्र में एंटर करते तो उनके पास भी जो है नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जो है वो होनी चाहिए आपके कोविड-19 के वायरस के रिगार्डिंग। ओके, तो अभी इसी के चलते जो है एयर टिकट की जो सेल है उसमें अभी कमी देखने को मिल रही है। और आगे जो यहाँ पर बात करें कि जो FMCG हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं, वो भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड करेंगी, खासतौर पे जो रूरल एरियाज है वहाँ पर की, जो कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो रूरल एरियाज तक आसानी से पहुँच सकें। सो अभी देखिए अभी डिमांड दोबारा से उभरनी शुरू हो चुकी है। तो उसी के चलते यहाँ पर जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ किसी जैसे कोका कोला की बात में एग्जांपल लेता हूँ, मैगी की एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तो कोई भी यहाँ पर छोटे मोटे प्रोडक्ट जो आप मतलब कि डेली रूटीन में आप यूज़ करते हो, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, ओके, मतलब जल्दी से बिक जाते हैं, तो यहाँ पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का उनको टैग हम देते हैं, तो जिनकी यहाँ पर रूटीन में ज़रूरत पड़ती रहती है। ओके, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अभी जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके बढ़ा दिए गए इन कंपनीज़ के द्वारा, जो कि अच्छी खासी अप्रोच जो है रूरल इंडिया में अपनाई जा सके। तो देखो
लॉकडाउन की वजह से जो सप्लाई चेन थी उसमें बाधा देखने को मिली। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो है जो स्टोर्स जो है जहाँ पर ये एफएमसीजी पहुँचते हैं, ये प्रोडक्ट पहुँचते हैं, तो वहाँ पर भी कमी देखने को मिल रही है। ओके, तो स्टोर्स में भी इतना भंडार जो है नहीं देखने को मिल रहा, जो आपके आसपास की जो दुकानें होगी वहाँ की बात कर रहे हैं। तो इसी के चलते जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ाया जा रहा है। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं लोग, अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच कर रहे हैं, ना कि होलसेलर को। ओके, तो इससे यहाँ पर जो परचेसेस है, ठीक है, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूटर से कोई सामान खरीदोगे तो आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी होलसेलर के मुकाबले में भी। ओके, तो अभी ये ट्रेंड के बारे में बात करें जनवरी 2020 और जनवरी 2021 में, तो देखो ऑल इंडिया लेवल पर पहले 8,500 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर थे, अभी 12,000 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर जो है बना दिए गए। तो ये अलग अलग ट्रेंड है रूरल और अर्बन इंडिया में, तो इसको आप देख सकते हो। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो चाइनीज हैकर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जो कि वैक्सीन बना रही है कोरोना वायरस की, इनके ऊपर भी जो है हैकिंग की है, टारगेट किया है इनको। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चाइना और इंडिया दोनों एक दूसरे के राइवल है। तो यहाँ पर कोविड-19 की अगर शॉट देने की बात करें तो बहुत सारे मुल्कों को, दोनों मुल्कों ने जो है गिफ्ट की है ये वैक्सीन। और अभी जितनी भी पूरे वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी वैक्सीन सोल्ड हुई है, बिकी है, उसमें से 60% हिस्सा जो है ना वो भारत का है। मतलब 60% वैक्सीन भारत ने प्रोड्यूस की है। तो एक फर्म है सिंगापुर बेस्ड, ओके, सिंगापुर और टोक्यो बेस्ड, जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स बेक्ड साई फर्मा। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि चाइनीज हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है APT10, ओके, जिसको कि स्टोन पांडा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने हैकिंग की है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है ना गैप और इसके अलावा जो वनरेबिलिटीज निकल कर आती हैं IT इंफ्रास्ट्रक्चर में और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, तो इनमें यहाँ पर जो है झांकने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये आगे काम कर रहे हैं और क्या इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो यहाँ पर दोनों जो कंपनी है भारत की, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन जो है मेकर हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात करें ईटी मार्केट में से, तो भारत के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, तो वहाँ पर उसमें वृद्धि देखने को मिली है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़नी शुरू हो गई है। तो 3.84 लाख करोड़ की यहाँ पर जो है ना वृद्धि देखने को मिली पिछले 2 महीनों में ऑन कमोडिटी। ओके, तो अलग अलग दायरों में जो है अलग अलग PSU काम करते हैं, क्योंकि कोई कॉपर का निर्माण कर रहा है, कोई यहाँ पर पेट्रोलियम में काम कर रहा है। तो यहाँ पर सभी PSUs में भारत के तो अच्छी खासी जो है वृद्धि देखने को मिली। तो ऐसा क्यों देखने को मिला है? क्योंकि अभी भारत सरकार इनको प्लान करी कि इनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, जिसके तहत जो इन्वेस्टर है ना उनका इंटरेस्ट जाग रहा है अभी कि अभी इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो अभी सिंस जनवरी 1 तक जो है ना यहाँ पर 5.8 यहाँ पर एडवांस जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है निफ्टी में। तो यहाँ पर 3.84 लाख करोड़ बनती है अगर वैल्यू के हिसाब से अगर इसकी बात करें। तो अभी के हिसाब से जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है हमारे जितने भी PSUs हैं वो 19.45 लाख करोड़ का है। ओके, तो अभी 2017 से ये अभी काफ़ी ज़्यादा है 2021 में। तो इसमें जैसे हिंदुस्तान कॉपर है और इसमें सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो 157% जो है यहाँ पर शेयर बढ़े हैं 2021 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर बात है। इसके अलावा और भी PSUs हैं, उनके नाम यहाँ पर गिवन है, जहाँ पर जिनके शेयर में वृद्धि देखने को मिली, जिनका मार्केट साइज जो है वो बड़ा है। और आगे बात करें स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करें कि जो हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, तो अभी वो जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं तो उनको जो अपॉइंट किया जाता है, जो उनको रिमूव किया जाता है, उनको जो यहाँ पर पैसा सैलरी वगैरह मिलती है, तो सभी स्ट्रक्चर के जो रूल्स हैं ना उनको उसको अभी चेंज करने वाला है। ओके, उसका यहाँ पर अभी एक प्रपोजल आया है, इसका यहाँ पर प्लान तैयार हुआ है। तो इसी के रिगार्डिंग जो हमारा ये सेबी है, ये भी प्लान कर रहा है कि एक ड्यूल अप्रूवल सिस्टम जो है ना उसको लागू करेगा फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ओके, तो देखो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनका जो कंसोर्टियम बनता है, अगर कोई कंपनी है तो कोई छोटा माइनॉरिटी लेवल पे शेयर होल्डर है, कोई बड़े लेवल पे शेयर होल्डर है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुनने में कि जो उस कंपनी को चलाएगा, ओके, तो उसको चुनने में जो सहायता करें, तो इसमें यहाँ पर जो है डुअल अप्रूवल सिस्टम यहाँ पर लागू करने की यहाँ पर जो है बात चल रही है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी शेयर होल्डर हो, चाहे जिसका मेजोरिटी स्टेक है किसी भी कंपनी में, चाहे जिसका माइनॉरिटी स्टेक है किसी भी कंपनी में, जो प्रमोटर हैं या प्रमोटर ग्रुप है इनके अलावा, तो यहाँ पर उनकी भी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं या मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, तो इनकी भी यहाँ पर सहमति ली जाएगी। अगर कोई भी यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी का अपॉइंट किया जाता है जो उस कंपनी को गवर्न करेगा, उनके शेयर होल्डर्स के बारे में सोचेगा, अगर उनको रिमूव भी किया जाता है तो उसके तहत भी जो है यहाँ पर सहमति ली जाएगी माइनॉरिटी और मेजोरिटी शेयर होल्डर्स की। तो अभी ये प्लान चल रहा है, तो प्रपोजल हो सकता है कि बिल्कुल जल्दी से जो है इसको पास कर दिया जाए। तो यही सेम सिस्टम जो है ना ऑलरेडी यूके में चल रहा है। तो वहाँ पर भी जो प्रीमियम लिस्टेड कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज हैं,
तो वहां पर भी जो यहाँ पर शेयर होल्डर अगर उनको कंट्रोल करके चलते हैं ना कि कौन इस कंपनी को चलाएगा, तो वहां पर यही सिस्टम जो है, डुअल अप्रूवल सिस्टम जो है वो चलता है। मतलब एक बार जो प्रमोटर है, जो प्रमोटर ग्रुप, जैसे प्रमोटर में फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करूं तो उनके प्रमोटर कौन है, मुकेश अंबानी। ओके, तो अगर उसी रिलायंस में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है अपॉइंट करना है किसी कंपनी में, तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है, दोनों की यहाँ पर जो है अप्रूवल ली जाएगी अभी आने वाले समय में। और आगे जो न्यूज़ है वो है इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो एंड मोर वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें कि जो फरवरी की जीएसटी कलेक्शन हुई ना, तो वहाँ पर 7% की वृद्धि देखने को मिली है। तो अभी की जो कलेक्शन हुई है फरवरी में वो 1.13 लाख करोड़ की है जीएसटी की। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के थ्रू जो कलेक्शन हुई है, तो यहाँ पर 6th सक्सेसिव मंथ है जहाँ पर जो है अभी लगातार जो है अभी वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन अभी पिछले साल के कंपैरिजन में अगर बात करें तो उसके मुकाबले यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर कोविड-19 के केसेस के चलते अभी भी जो है ना कलेक्शन में थोड़ा सा डेंट अभी भी देखने को मिला है। तो इस चार्ट में आप पूरा डाटा देख सकते हो कि नवंबर 2020 में कितनी कलेक्शन थी, जनवरी 2021 में कितनी कलेक्शन है, फरवरी 2021 में कितनी कलेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट है 1.13 लाख करोड़ है, तो जनवरी में 1.19 लाख करोड़ के आसपास थी। मतलब कि धीरे धीरे हमने वृद्धि की है। मतलब अभी 6th सक्सेसिव यहाँ पर डाटा है जिसमें लगातार हमने जो है यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि की है। तो वृद्धि कैसे हुई इसके रिगार्डिंग बात करें कि कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसे हुई है कि जो टैक्स चोरी होता रहा उसके रिगार्डिंग अभी चेकिंग बढ़ाई गई है। ओके, कंप्लायंस बढ़ाया गया है। तो करेक्शन जो है हम यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि और बढ़ाई जाए। तो 7% जो है अभी वृद्धि देखने को मिली है फरवरी 2020 में। जो रेल फ्राइट है, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया, तो उसमें भी अच्छा खासा जो रेल बढ़ा है किराया, तो उसमें भी जो है अच्छा खासा वहाँ से भी कलेक्शन निकल कर आया है। तो क्योंकि पहले हमारी रेल थी वो भी बंद थी पूरी तरीके से, अभी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी है, तो वहाँ से भी रेवेन्यू आना शुरू हो गया। तो इसी के तरीके से जो है हमारा जो ओवरऑल सिनेरियो है ना उसमें चेंज जो है आता हुआ दिख रहा है। तो इसके रिगार्डिंग में एक और बात यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने अभी कोई भी अगर किसी को अभी नया जीएसटी नंबर दिया जाएगा ना, तो भारत सरकार अभी उसको फिजिकली वेरीफाई करेगी उस कंपनी को। ओके, कि क्या सच में वो उतने काबिल है कि जो अगर वो जीएसटी फाइल कर रही है तो कितना कर रही है, तो कितना कर सकती है। तो इससे भी काफ़ी आपको आने वाले समय में फ़र्क देखने को मिलेगा, तो और वृद्धि हो सकती है जीएसटी कलेक्शन में। और आगे यहाँ पर बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज हैं, जिनका नाम है नितिन गडकरी। तो यहाँ पर बात करें कि गवर्नमेंट को यहाँ पर ये बात कंसीडर करनी होगी कि यहाँ पर जो टोल फीस है ना वो हाईवे रेटिंग के हिसाब से जो है वो यहाँ पर तय होगी। कहने का मतलब अगर खराब रोड है, अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मिला है कंज्यूमर को, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो रेटिंग होगी उसी हिसाब से टोल फीस दे वो। ओके, अगर बिल्कुल खराब रोड है तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कंज्यूमर को कि वो पे करे जो बिल्कुल खराब रोड है, जिनको यहाँ पर पुअरली मेंटेन किया गया है। तो ये यहाँ पर प्रस्ताव है, बात रखी गई है नितिन गडकरी के द्वारा। तो यहाँ पर ज़्यादा अगर बैड रोड है तो लेस टोल होगा, तो ये आर्गुमेंट किए गए हैं। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, अगर इस तरीके की यहाँ पर सिनेरियो लगाया जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है ना उसको यहाँ पर प्रेशराइज किया जाएगा कि उसको सड़कें जो है सही तरीके से मेंटेन करके रखनी है और उसका जो है ध्यान भी खुद से रखना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट करने की बात कर रहे हैं कि जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो यूज़र का एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो वॉल्ट टाइम मतलब जो रुकने का समय है टोल प्लाजा पे, उसको भी जो है यहाँ पर कम करना है, मिनिमम रखना है। तो इसके ऊपर हमने फोकस करना है और यहाँ पर एनकरेज करना है कॉन्ट्रैक्टर को कि वो भी अच्छी जो है बढ़िया सड़कें बनाए, मतलब ऐसी सड़कें ना बनाए जो जल्दी ही टूट जाए। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारा रोडवेज सेक्टर है उसके बारे में। तो आगे यहाँ पर बात करें कंपनीज वाले पेज में, तो यहाँ पर जितने भी OTT प्लेयर्स हैं, ओके, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम वीडियो है, डिज्नी प्लस है, हॉटस्टार है, Z5 है, तो ये सब इकट्ठे हुए हैं इनके एग्जीक्यूटिव्स। तो यहाँ पर उन्होंने अपने जो है आइडियाज़ को एक्सचेंज किया है। तो यहाँ पर बात करने की जो अभी भारत सरकार ने जो नया रूल निकाला है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो भी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी अपने कंटेंट दिखाते हैं उनके रिगार्डिंग, तो इनका यहाँ पर खुद का यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेटरी यहाँ पर अथॉरिटी की ये बात कर रहे हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है ना उसको हम जो है रजिस्टर करवाते हैं, तो उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, तो इसकी पॉसिबिलिटी ढूंढी जा रही है कि इसको एज ए जो है रोल दिया जाए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का। ये ध्यान रखे जो यहाँ पर रूल्स हैं अगर वो सही तरीके से यहाँ पर लागू हो रहे हैं कि नहीं लागू हो रहे, तो यहाँ पर जिस तरीके के भी कंसर्न है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम काम करें। तो क्या क्या कंसर्न है, तो यहाँ पर जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ना तो उसके पास पावर है कि वार्न कर सकती है जो उसके प्लेयर्स है कि जो भी कंटेंट वो दिखा रहे हैं उसके रिगार्डिंग कि क्या कंटेंट है, क्या जो है यहाँ पर मानसिक तौर पर जो है प्रभावित कर सकता है किसी भी यहाँ पर कंज्यूमर को। उसी के तहत जो ओवरसाइट कमेटी है यहाँ पर उसके पास पावर भी है कि वो उस कंटेंट को जो है ब्लॉक भी कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर अपॉलोजी भी इशू करनी होगी जो OTT प्लेयर्स है, अगर उनके द्वारा कोई गलती की जाती है तो उसके तहत जो है एक डिस्क्लेमर जो है अलग से चलाना होगा उन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर किसी तरीके का खराब कंटेंट जो है वो दिखाया जाता है। तो
और आगे खबर है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करने की जितने भी यहाँ पर एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज ने बिजनेसेस हैं, जैसे अगर बात करें ओटीटी थिएटर में भी, तो इसके तहत जो जितने भी टेलीकॉम सेक्टर है ना, उनको उनको अच्छा खासा बिजनेस मिलने जा रहे हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर जो रिलायंस जियो है, इन्फोकॉम है, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनके पास अच्छा खासा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है आने वाली है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो इनका बिजनेस जो है, रेवेन्यू जो आने वाले समय में ग्रो करेगा, वो 20 से 25% के हिसाब से जो है आने वाले समय में ग्रो कर सकता है। तो 10% के हिसाब से अभी ग्रो करेगा। तो बहुत सारे क्षेत्र जो है, अगर 5G लॉन्च होता है जल्दी, तो और इनको फायदा मिलेगा जल्दी। ओके, तो अगर 5G अच्छे से लॉन्च हो जाता है, तो इसके अलावा जितने भी इनके साथ रिलेटेड बिजनेस है ना, तो वहाँ पर इनडायरेक्टली इनको भी फायदा होगा। जैसे मैं अभी OTT प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, तो सब जगह इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए बहुत बढ़िया। अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, अगर डिजिटल इंडिया के ऊपर आगे बढ़ना है, अगर किसी को पेमेंट भी करनी, तभी भी आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो जबरदस्त होना चाहिए। और आगे बात करें अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करें कि फेसबुक ने यहाँ पर जो यहाँ पर जर्मन न्यूज़ प्रोडक्ट के यहाँ पर जो पब्लिशर है, ओके, तो यहाँ पर उनके साथ भी यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर ली है। तो इसके तहत जो है पेमेंट होगी जो जर्मन मीडिया पार्टनर्स हैं उनको भी। तो इसके तहत आने वाले समय में जो है फेसबुक जो है $1 बिलियन जो है वो यहाँ पर न्यूज़ में इन्वेस्ट करेगा आने वाले 3 सालों में। और फेसबुक न्यूज़ की अगर बात करें, ये अलग से प्लेटफॉर्म है फेसबुक न्यूज़, तो ये ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में जो है, ब्रिटेन में जो है लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रांस में भी जो है जल्दी से इसको लॉन्च किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है एग्रीमेंट बनाए जा रहे हैं। जर्मनी में आगे जो है इसका कदम जो है फेसबुक न्यूज़ का बढ़ाया जा रहा है। तो ये 3 वर्ड्स हैं आपके सामने, शीशे के सामने खड़े हुई है। तो यह फर्स्ट वर्ड है एनालोगस, दूसरा है एनार्की, तीसरा है एनोडाइन। तो तीनों के मतलब आपके सामने है, तो इनकी रेपिटेशन कीजिए बार बार। और आज का जो इकोनॉमी का कंसेप्ट है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी का यहाँ पर जितनी भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन रही है किसी एक साल में, ओके, पूरे वर्ल्ड के साथ जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन की है, चाहे यहाँ से इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, उसके हिसाब से जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं पैसे की, ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो इसमें इंपोर्ट बढ़ भी सकता है, इंपोर्ट कम भी हो सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ भी सकता है, एक्सपोर्ट कम भी हो सकता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के हिसाब से जो ट्रांजैक्शन होती है उसको कंसिडर करके चलते हैं किसी एक साल में। तो जल्दी से इस राज्य को आइडेंटिफाई कीजिए, ये कौन सा राज्य है। तो कल का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था हरियाणा। तो हरियाणा यहाँ पर इस जगह लोकेटेड है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली के साथ इसका बॉर्डर टच होता है। और इसको स्टेटहुड मिला था 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल चंडीगढ़ है, बड़ा शहर फरीदाबाद है, डिस्ट्रिक्ट 22 है। और यहाँ पर गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, ओके, और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। उसके अलावा जो लेजिस्लेचर की बात करें, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर 90 सीटों का, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं। और जो पॉपुलेशन है वो 2.5 करोड़ के आसपास है। लैंग्वेजेस हिंदी है, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और पंजाबी है। और सिंबल्स की अगर बात करें तो मैमल जो है वो है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड जो है ब्लैक फ्रांकोलिन, ओके, जो स्टेट फ्लावर है वो है लोटस, स्टेट ट्री है पीपल। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।